सभी मित्रों का हिंदी साहित्य समागम चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आप इस चैनल में नए हैं तो आप लोग इस चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाली प्रत्येक सूचना और प्रत्येक वीडियो आप तक उपलब्ध हो सके और आप इन महत्वपूर्ण वीडियो को देखकर अपनी बेहतर रणनीति के अनुसार तैयारी कर सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि इससे पूर्व हम 10 महत्वपूर्ण क्लासें चला चुके हैं एनसीईआरटी की, जो एलटी उत्तराखंड एनसीईआरटी में लगे हैं। एनसीईआरटी के साथ साथ उसमें टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ से संबंधित उन कवियों का संबंध भी है, जैसे छायावाद के महान कवि प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी, कृष्णा सोपती, मन्नू भंडारी, राहुल सकृत्यान, मनोहर श्याम जोशी, शेखर जोशी। ये महत्वपूर्ण कवियों की रचनाएं हम देख चुके हैं जो एनसीईआरटी में लगी हुई हैं। एलटी उत्तराखंड सहायक अध्यापक हिंदी में। और आज इसी कड़ी में हम देखेंगे माखनलाल चतुर्वेदी 11वीं क्लास। तो देखते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1889 ईस्वी में बावई होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। बावई में हुआ था, ठीक है। ये बम्बई में नहीं हुआ था, बावई में हुआ था, ठीक है। और इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1968 ईस्वी में। ये छायावाद से संबंधित, ये भी छायावाद से संबंधित इनका संबंध था। और इनका उपनाम महत्वपूर्ण पंडित जी के साथ एक भारतीय आत्मा इनका दूसरा नाम। और एक भारतीय आत्मा कई बार पेपर में पूछा गया है, टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ में। तो इस महत्वपूर्ण पॉइंट को आप नोट करते रहेंगे। तो देखते हैं कि इनका जो पुरस्कार प्राप्त हुए 1943 ईस्वी में देव पुरस्कार, हिम कृतनी के लिए 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार हिम तरंगिणी के लिए। और हिंदी में यह पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। माखनलाल चतुर्वेदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करता पहले व्यक्ति थे। इस महत्वपूर्ण पॉइंट को नोट कर लेना। 1959 ईस्वी में डी लेट की उपाधि ने मिली थी और पुष्प की अभिलाषा और अमर राष्ट्र रचना के लिए इन्हें ये डी लेट की उपाधि प्राप्त हुई थी। उसके बाद 1963 ईस्वी में पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया और 1967 में लौटा दिया राजभाषा संशोधन विधेयक के विरोध में। लेकिन ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पद्म भूषण जो पुरस्कार प्राप्त करता थे, जिन्होंने लौटा दिया था, उसके कुछ साल बाद ही इन्होंने उस पुरस्कार को लौटा दिया था। और उसका कारण था राजभाषा संशोधन विधेयक के विरोध में। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य और महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार, देव पुरस्कार, ठीक है, पद्म भूषण और एक भारतीय आत्मा कई बार पेपर में पूछा गया है। दूसरा आप लोग नोट कर सकते हैं कि जो है इनकी पहली रचना हिम कृतनी है, ठीक है। कई बार हमें ऐसा मालूम होता कि हिम तरंगिणी इनकी पहली रचना है, लेकिन यह नहीं है। हिम तरंगिणी को जो है पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस महत्वपूर्ण पॉइंट को आप नोट करते रहेंगे। अब देखते हैं कि इनकी रचनाओं में इनका कैसा कैसा योगदान था और इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को हम देखेंगे और इनकी कविता को भी देखेंगे। तो देखते हैं कि जैसे हम पढ़ चुके हैं कि इनका जन्म होशंगाबाद जिले में हुआ था और 16 वर्ष की अवस्था में शिक्षक बन गए थे। इनकी उपलब्धि इतनी बड़ी थी, इतनी प्रखर बुद्धि के ये बालक थे कि 16 वर्ष की अवस्था में ही शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। देखो, इनकी महत्वपूर्ण पत्रिका है करमवीर प्रताप और प्रभा। प्रभा पहली पत्रिका है। कई बार पत्रिकाओं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हम एक ही तरीके से क्वेश्चन को देखते हैं कि उनकी रचना, आपको रचना के साथ साथ उनकी
पत्रिकाएं और साहित्य में अन्य विधा में उनकी उपलब्धि क्या थी, इस महत्वपूर्ण पॉइंट को लेकर भी आप चलेंगे। संपादन किया, वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने करमवीर प्रताप का भी संपादन किया और सन 1968 में उनका देहांत हो गया। इनकी प्रसिद्ध जो कृतियां हैं, हिम कृतनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणुलो गूंजे धरा, वेणुलो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार भी सम्मानित किया गया। ठीक है। और साथ में आप देखेंगे कि जो रचना हमारी एनसीईआरटी में लगी है, इनकी रचना लगी है, उसको भी हम देखेंगे। तो माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्र भावना से युक्त है। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग बलिदान की भावना मिलती है। देखो, जब छायावाद काल चल रहा था तो छायावाद के साथ जैसे हमने देखा, छायावाद की प्रसिद्धि पंत प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा, इनकी रचनाएं प्रत्येक एग्जाम में पूछी जाती है। और छायावाद के 4 ऐसे स्तंभ है कि जिन्होंने कविता काव्य को बहुत ऊंचाई तक ये ले गए। उसके बाद छायावाद के अन्य कवि, उसी बीच 3 से 4 विचारधाराएं चल रही थी छायावाद में, क्योंकि छायावाद की बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। अब छायावाद के अन्य कवि जैसे उदय शंकर भट्ट, वियोगी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा, ये छायावाद के अन्य कवि थे। और छायावाद की 2 विचारधाराएं अन्य थी, एक राष्ट्र विचारधारा और एक प्रेम और मस्ती के कवि। अब जो माखनलाल थे, माखनलाल जी ये राष्ट्र विचारधारा के कवि थे। तो राष्ट्र विचारधारा उस समय आंदोलन, अंग्रेजों का शासन था, तो कूट कूट कर राष्ट्रता की भावना भरी थी। लेकिन हम लोग उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि खुलकर हम अंग्रेजों का या शासन और भ्रष्ट शासन के प्रति हमारे पास हथियार एक ही था कि अपनी कवि काव्य रचनाओं के माध्यम से हम जनता की आवाज़ को बुलंद करें। तो कहते हैं कि जो ताकत होती है वो कलम में बहुत बड़ी ताकत होती है। जैसे आप इस महत्वपूर्ण पॉइंट को जानते हैं, तो राष्ट्र विचारधारा की उसमें जो है एक अंकुर फूट पड़ा था, जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी उस राष्ट्र विचारधारा के कवि में से, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, तुमने देखा होगा, खूब लड़ी मर्दानी थी, वो झांसी की रानी थी, काफ़ी प्रसिद्ध उनकी कविताएं हैं। और माखनलाल, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन और सुभद्रा कुमारी चौहान, जगन्नाथ प्रसाद और महेश चंद्र, ये 4 तो प्रसिद्ध थे ही। माखनलाल, सियाराम शरण, बालकृष्ण शर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान। ये छायावाद, कहीं ऐसे क्वेश्चन भी बन जाता, नेट में ऐसे क्वेश्चन बने हैं कि छायावाद में राष्ट्र विचारधारा के कवि कौन थे। ठीक है। अब जो दूसरी विचारधारा थी छायावाद में ही वो चल रही थी, एक साथ वो छायावाद के साथ चल रही थी। वो कौन सी विचारधारा थी? प्रेम और मस्ती के कवि, वो व्यक्तिवादी थे। अब प्रेम और मस्ती के कवि कौन थे? उसमें से सबसे प्रसिद्ध थे हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल आंचल और विद्या कोकिल, विद्यावती कोकिल। एक विद्यापति अलग है ये, और एक कोकिल इनका नाम भी है। ठीक है, तो आप उस पॉइंट को मत वो कर लेना। तो विद्यावती कोकिल, और उसमें एक और नाम था सुमित्रा कुमारी सिन्हा। वो सुभद्रा कुमारी चौहान थी राष्ट्र विचारधारा में, वो छायावाद में और राष्ट्र विचारधारा में। और प्रेम और मस्ती की कवि में जो महिला थी वो सुमित्रा कुमारी सिन्हा थी। ठीक है, और वो सुभद्रा कुमारी चौहान थी। तो इन 4 प्रेम और मस्ती के कवि में इनकी रचना तो पूछी जाती है, नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्ल आंचल और भगवती चरण वर्मा। ठीक है, तो जैसे कि इसमें राष्ट्र भावना से संबंधित था और इनकी कविताएं भी हैं। तो जब राष्ट्र स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए बलिदान और त्याग, देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है, इसीलिए इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा। इनकी उपलब्धि इतनी थी, इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति जो कविताओं में फूटती थी, कि इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा गया। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी है। वे एक कविकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी गए और इस आंदोलन में कूद पड़े थे। उन्होंने भक्ति, प्रेम, प्रकृति
संबंधी कविताएं भी लिखी। चतुर्वेदी की कविताओं में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व दिया है। उन्होंने परंपरागत छंदबद्ध रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। इनकी उपलब्धि इतनी बड़ी रही। अब देखते हैं कि इनकी और उपलब्धियां जो एक कवि इनकी रचनाएं हैं, और रचनाओं में भी इनने ऐसा नहीं कि काव्य में ही इन्होंने योगदान दिया, इन्होंने और क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया। और अब देखते हैं कि एनसीईआरटी में जो इनकी कविता लगी है, कैदी और कोकिला, काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसने इन्हें ख्याति प्राप्त की, उसके बारे में। तो देखते हैं, ब्रितानी उपनिवेशकवाद के शोषण तंत्र का बारीकी विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत ही लोकप्रिय रही। ठीक है, क्योंकि ब्रितानी का मतलब ब्रिटिश शासन उस समय चल रहा था। ठीक है, यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। ठीक है, कैदी और कोकिला, एक तरफ कोयल की उसमें समानता की गई, और दूसरी बात कैदी मतलब किसी भी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लगाकर, उस समय अंग्रेजी शासन ऐसा था कि किसी को भी जेल में डालते थे। आप जानते हैं, इतिहास से आपने पढ़ा होगा, जैसे इतिहास में भी। तो स्वाधीनता की दुर्भाग्य यातनाओं को मार्मिक, क्योंकि एक अपराध किया है, अगर वो जेल जाता है तो उसे सहन करना होगा, लेकिन जब अपराध किया ही नहीं फिर भी वह जेल में है, और जेल में होने के कारण भी दुर्व्यवहार यातनाएं दी जाती होगी, तो कितना भयावह वह दृश्य होता होगा उस आदमी पर, उस व्यक्ति पर। कभी जेल में एकांकी और उदास है। देखो, जो कैदी और कोकिला कविता के संबंध में यह देखो, मैंने पूर्व में भी कहा, जब मैं एनसीईआरटी पढ़ाता हूँ तो मैंने पूर्व में, आप इस विचार को लिख कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि ऐसा नेट जेआरएफ में होता है। अंदर से कम रचना पूछेगा, उससे संबंधित उसकी उपलब्धि पूछेगा, पुरस्कार पूछेगा, और जो रचना है उस रचना की भूमिका से क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, एक आध क्वेश्चन। तो आप अंदर से ना भी पढ़ो तो आप उसकी भूमिका जरूर जाननी चाहिए आपको। तो कवि ने कैसा, कैदी और कोकिला जो कविता है उसमें कैसा वर्णन किया गया है? कवि जेल में एकांकी और उदास है। कोकिल ने अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपनी आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। देखो, कवि जब जेल में है तो उसने एकांकी और उदासी का वहाँ पर वर्णन किया गया है, और उससे तुलना किससे की है? कोकिला से, यानी कोयल से। तो कह रहा है कि कोकिल के मन में दुख और असंतोष है, ब्रिटिश सरकार के प्रति आक्रोश भी है, और इतना आक्रोश है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं। कह रहा है कि जो कोयल हमेशा सबको मधुर गीत गाती है, जिसकी वाणी से, जिसके मुंह से कभी अच्छी, कोयल ही उसका नाम है, इतनी उसकी सुंदरता, इतनी मधुर आवाज़ होती है, लेकिन यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत गाने का है। ठीक है, मुक्ति का, यानी इससे छुटकारा पाने का। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लग गई। अब देखो कितनी मार्मिक, कितनी दृढ़, कितनी शरीर को ऐसे, मन को ऐसे प्रभावित कर रही है कविता की। कविता कोयल की तुलना उस जेल से व्यक्ति से की गई है, और कोयल की आवाज़ देखो, कोयल तो सबको ही जगाने का प्रयास करता है, सबको मधुर गीत सुनाने का, लेकिन वो भी अब उदास है और पूरे देश को जो है कारागार को रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में वो चीख उठी है। कोयल भी देख रहा है यह दृश्य को, तो इसीलिए यह कविता काफ़ी प्रसिद्ध है, कैदी और कोकिल। ठीक है, थोड़ा दो चार पंक्तियाँ इसके देख लेते हैं, और कभी आ भी जाए तो आप अपना आकलन कर सकते हैं। कैदी और कोकिला, क्या गीत हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोली तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोर बटमारों के डेरे में,
जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर जब दिन रात कड़ा पहरा हो है, शासन है तम का प्रभव गहरा है। हिम कर निराश कर जा चला रात भी काली, इस समय काली कलिमा मई जगी क्यों आली। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी कविताओं में यह उल्लेख किया गया है और काफ़ी प्रसिद्ध है, लेकिन इसकी भूमिका आपको मालूम होनी चाहिए। अब कवि के जो अन्य क्षेत्र में मैथिली शरण गुप्त की उपलब्धियां रही उनको भी हम देखेंगे कि कहानी में देखो इनकी कहानियाँ भी हैं। युगचरण, समर्पण है, धूम्र वलय है, वेणुलो गूंजे धरा, अभी पूर्व में हमने चर्चा की थी, और अमीर इरादे गरीब इरादे, इनकी यह भी कहानी है। निबंध में भी ये कई बार साहित्य देवता काफ़ी बार पूछा जाता है। आप इस महत्वपूर्ण पॉइंट को भी नोट कर लेना। मैंने कहा था कि आप एक ही दृश्य नहीं देखेंगे, उसको कई दृश्यों में देखेंगे, और जब हम कई रूपों में कई दृश्यों में किसी को देखते हैं तो निश्चित तौर पर हम वहाँ पर हमें कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। हम परीक्षा में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे, कभी बात आती कि हाँ रचनात्मक ज़्यादा पूछा जाएगा, हार्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आपने बेहतर तैयारी की होगी तो चाहे सरल क्वेश्चन पूछे या कठोर पूछे, आप उस क्वेश्चन को बहुत बेहतर रूप से कर सकते हो। तो इनका निबंध है साहित्य देवता, अमीर देवता, गरीब देवता। आप इस पॉइंट को नोट कर लेंगे। 1943 में ये साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला था। 20 में भी ये असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, सबसे पहले गिरफ्तारी दी थी इन्होंने। और 1930 में सविनय आज्ञा आंदोलन में पहली बार गिरफ्तारी दी थी। परवा, करमवीर और प्रताप इनके काफ़ी प्रसिद्ध चलचित्र जो है पत्रिकाएं हैं। परवा का प्रकाशन 1913, करमवीर 1919, प्रताप 1924, तो ये काफ़ी प्रसिद्ध है इनके। इसके साथ इनकी नाटक है कृष्णा अर्जुन युद्ध, एक काफ़ी प्रसिद्ध नाटक है, और एक संस्मरण इनका काफ़ी प्रसिद्ध है, समय के पांव, कई बार पूछा गया। अब इस महत्वपूर्ण तथ्य पर हम आएंगे कि एक तो हमें हिम किरीटिनी और हिम तरंगिनी में अंतर स्पष्ट करना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहला इन्हें मिला था, ठीक है। दूसरा, इनका निबंध से पूछा जाता है साहित्य देवता, और इन्हें किस नाम से भी जाना जाता है, भारत एक भारतीय आत्मा। और संस्मरण इनका समय के पांव, ठीक है। दूसरी बात, भूमिका से हमने आपने भूमिका से भी क्वेश्चन बनता है, और कैदी कोकिला के बारे में भी मैंने विस्तार से आपको बताया था कि आप उस पॉइंट को भी रख लेंगे कि किस प्रकार से जब कभी जेल में है तो उसकी एकांकीपन, उदासीपन का किस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है, और किस तरीके से उसका प्रभाव को दर्शाया गया है कि जो कोयल जो है एक मधुर गान करती है, तो उससे भी तुलना की है कि कोयल भी अब जगाने का प्रयास करती है, क्योंकि उसमें ब्रिटिश शासन था, ब्रितानी शासन था, ठीक है। तो इन महत्वपूर्ण तथ्यों को, इनकी ज़्यादा प्रसिद्ध रचनाएं 2-4 ही रचनाएं इनकी है, और इनकी पत्रिका भी आप देख लेंगे। तो एनसीईआरटी में आप अपना छोटा हल्का फुल्का जितना भी हो सके अपने नोट्स बनाते रहेगा जब तक भी एग्ज़ाम की डेट आती है, क्योंकि जब एग्ज़ाम की डेट आएगी तो आप सारे कार्य एक साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा, संस्कृत पढ़ना होगा, शिक्षण अभिरुचि पढ़ना होगा, साहित्य इतना बड़ा है, कहीं से भी पूछ सकता है, और साथ में व्याकरण। तो यही है कि आप धीरे धीरे एक एक टॉपिक जितना भी हो सके उसका अपना सरल तरीके से अपने नोट्स बनाइए, सरल भाषा में, और देखते रहिए। साथ में प्रैक्टिस जितना हो सके आप करते रहेगा, जिससे कि आने वाले समय में आपके ऊपर भार नहीं होगा, और जब आपके बिना प्रेशर के आप मैदान में जाएंगे, कुरुक्षेत्र में जाएंगे, तो आपकी विजय अवश्य होगी। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को अपने मित्रों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि मैं भी कोशिश करूंगा कि बेहतर से बेहतर वीडियो आप तक उपलब्ध हो सके।